हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस नाम से ही बहुत सारा बात क्लियर हो जा रहा है कि क्या क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। एक छोटा सा डेफिनेशन यहां दे दिया गया है कि क्या खास बात इसमें पढ़ना है। तो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच कंसर्न विथ द इक्विलिब्रियम जानते होंगे, यानी रिवर्सेबल हो और रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होना चाहिए। एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज, काइनेटिक आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, हमेशा काइनेटिक बिहेवियर वो शो कर रहा है। एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयंस, किस चीज का? आयंस का। इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयंस किस चीज में? इन एक्वस सॉल्यूशन, या तो एक्वस सॉल्यूशन या कोई अदर पोलर सॉल्वेंट में होना चाहिए, तो एक्वस कॉमन है। और इन इट्स मोल्टेन स्टेट या मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स को इतना गर्म किए को मेल्ट कर गया, पिघल गया और लिक्विड स्टेट में आ गया, तो उसी स्टेट को कहते हैं मोल्टेन स्टेट। तो वो आयंस या तो एक्वस स्टेट में हो या मोल्टेन स्टेट में। एंड ऑल्सो इंटर कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। और क्या इसमें हम जानेंगे कि कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इलेक्ट्रिकल केमिकल में, और क्या इसका मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में जो कि आगे डिटेल हम जानेंगे। अब हम देखें कि इस चैप्टर में क्या क्या मेन टॉपिक्स है, उसे देख ले। तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, बड़ा फेमस है। क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स? एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, मेटेलिक कंडक्शन तो जानते ही होंगे, मोस्ट कॉमन है। अब इसमें खास करके पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, जिस तरह से मेटल्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस शो करता है। यह भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जैसा कि मेटेलिक कंडक्टर फॉलो करता था, ठीक, ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फिर हम जानेंगे मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। फिर कोलराउच लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जानेंगे कोलर लॉ, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। तो कोलर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, आगे जानेंगे क्या है कोलर लॉ। अभी टॉपिक को सिर्फ ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे, ठीक। कोलर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। फिर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इस पर पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टिका हुआ है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां हम दो फैराडे लॉ पढ़ेंगे, फैराडे लॉ फर्स्ट एंड सेकंड, जो खास इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। फिर इसके बाद छोटा मोटा टॉपिक्स है, जैसे कोरोजन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स,
रेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल, रोवेन मरकरी सेल, तो ये सब के बारे में छोटा मोटा, लेकिन मेन टॉपिक यही है। अब इस टॉपिक में फिर से एक बार डील कर देते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन टॉपिक है जिससे खास क्वेश्चन आता है बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिए इसमें सबसे पहला, ये तो मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, फिर मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी के हेल्प से हम नीचे जो दो टॉपिक लिखे ये समझने वाले हैं। इसके बिना हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं समझ सकते हैं और गैल्वेनिक सेल भी नहीं समझ सकते। तो इन दोनों पॉइंट को समझने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझना जरूरी है। तो एक ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां बीवीआई कर देते हैं। फिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये पढ़ा हुआ होगा 11th में, एकदम वीवीआई है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ यानी फर्स्ट एंड सेकंड दो लॉ, ये वीवीआई है। और फिर गैल्वेनिक सेल कहना है ना ये। तो हम यहां बता दें कि आगे जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये सब पर एकदम खास ध्यान रखना है। कोलर लॉ, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब हम शुरू करते एक एक टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को समझेंगे, जानेंगे क्या है, और फिर आगे आगे हम देखेंगे जैसे से टॉपिक है। ठीक, तो सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक है, ये कम से कम ये पॉइंट आउट कर लीजिए। सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, बहुत ही कॉमन टर्म है, आप लोग सब जान भी रहे हैं क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दो तरह का टर्म है, एक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। किसका यूज है? इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है फिर भी जान लें। ऐसा सब्सटेंस जिसे अगर हम एक्वस मीडियम या डिजोल्व कराए किसी पोलर सॉल्वेंट में तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, वो डिसोसिएशन में नहीं जाता, किसी आयन में कन्वर्ट ये होता नहीं है। जैसा डाले थे वैसा ही रह गया, मॉलिक्यूलर फॉर्म में डाले मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रह गया। जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, है ना, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, यानी ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसा डाले थे डिजोल्व होने के बाद वैसा ही रह गया है, आयंस में डिसोसिएट हुआ नहीं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? जिसे एक्वस मीडियम या कोई अन्य पोलर सॉल्वेंट में डालें या मोल्टेन स्टेट में ये डिसोसिएट कर जाता है कैटायंस और एनायंस में। ठीक, डिसोसिएटेड into positive and negative ions on dissolution in polar solvent या aqueous, है ना, aqueous और other polar solvent और इन मोल्टेन स्टेट। ठीक, तो क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की डिसोसिएट किया जाता है यदि उसे हम वाटर में एक्वस में डिसोल्व करें या कोई अन्य पोलर सॉल्वेंट में या मोल्टेन स्टेट में या
इतना हीट किए कि मेल्ट कर गया और मेल्ट करके कैटायन और एनायन में डिसोसिएट कर जाए, तो इसी को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो बहुत तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स है। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स को दो पार्ट में हम तोड़ते, डिवाइड करते हैं। ठीक, दो तरह का, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को हम जब डिजोल्व करेंगे वाटर में तो 100% वो आयन में डिसोसिएट हो जाता है, 100% डिजोल्व हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। स्ट्रॉन्ग, वीक उसका 100% अमाउंट डिसोसिएशन में नहीं जाता है। जैसे हम NaCl लिए, NaCl एक्वस मीडियम में डाले और 100% Na प्लस और Cl माइनस 100%, 100 ग्राम लिए अगर हम किसी खास सॉल्वेंट के अमाउंट में, तो 100 के 100 ग्राम ये डिसोसिएट कर जाएगा आयंस में। और वीक क्या है? जो अमाउंट लिए वो टोटल के टोटल अमाउंट डिसोसिएशन में नहीं जाता है। जैसे हम कुछ ले लेते हैं, जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड ले लिए, ठीक है, वाटर में डिजोल्व करेंगे, डिसोसिएट तो करेगा Ag प्लस Br माइनस, लेकिन 100% है। मान लीजिए अगर 100 ग्राम लिए सॉल्वेंट में, तो 100 के 100 ग्राम ये डिसोसिएट कर जाता है, यानी 100% अंडरगो आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं, यानी 100 के 100% जितना लिए थे टोटल के टोटल ये आयन में कन्वर्ट हो चुका है। और जो 100% आयन में कन्वर्ट नहीं हो वो वीक, यानी लेस देन 100% डिसोसिएटेड इन आयंस, और 100% से कम। तो इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है। अल्फा इक्वल सॉल्यूशन में भी पढ़े हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के हम 1 होता है। अल्फा क्या होता है? 1, यानी 100% डिसोसिएट कर जाता है। वीक के केस में 100% से कम डिसोसिएट होता है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 होता है, यानी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लेस देन 1 होता है। अब इसका क्या क्या एग्जाम्पल है? दुनिया का जितना भी स्ट्रॉन्ग है ना, इसका एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से जितना सारा सॉल्ट बना है, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल वीक एसिड, वीक बेस और वीक एसिड वीक बेस के मिलने से जितना सारा सॉल्ट बना है सब के सब वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है। या एक भी पार्टनर वीक हो जाए, जैसे वीक एसिड वीक बेस, दोनों के कॉम्बिनेशन से भी जो सॉल्ट बनेगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। यदि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी हो तो भी वो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होगा। ठीक, तो कोई एक भी अगर वीक रहे तो वीक ही। अब है इससे बहुत सारा एग्जांपल, वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक एसिड वीक बेस क्या है, वो 11th में भी पढ़े थे आयोनिक इक्विलिब्रियम में, तो थोड़ा उधर ध्यान दे देंगे। तो अभी हम इस बात को जाने कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन्हें डिजोल्व कराया और 100% उसका अमाउंट आयन में डिसोसिएट कर गया। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, 100% डिसोसिएट नहीं किया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में परसेंटेज आयोनाइजेशन तो 100 होता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है। वीक के केस में परसेंटेज आयोनाइजेशन 100 से कम होता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन लेस देन 1 होता है। और जो जो इसमें एग्जाम्पल दिए हैं क्या क्या है ये।
अब इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो इसे हम एक रिलेटिव कंपैरिजन करके समझाएंगे मेटेलिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्शन के साथ, तो जिससे कि बेहतर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को समझ सकते हैं। ठीक, तो देखें आगे। तो अब इसके बाद हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जैसा कि जानते हैं मेटेलिक कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपरकंडक्टर बहुत सारा है, तो हम खास करके फोकस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मैकेनिज्म क्या है, जिसको कि कंपैरिजन करेंगे हम मेटेलिक कंडक्टर से। ठीक, तो हेडिंग देते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर या कंडक्शन देते हैं, मेटेलिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है। तो एक साइड हम मेटेलिक कंडक्टर ले लेते हैं, दूसरे साइड इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इधर लिख देते हैं मेटेलिक कंडक्शन और इधर ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या है दोनों में डिफरेंस, इसके द्वारा कंपैरिजन करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे हम। सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म देखें कि क्या है दोनों के पीछे प्रिंसिपल। सबसे पहला तो ये सॉलिड होता है मेटल, और ये हमेशा ये लिक्विड स्टेट में या तो मोल्टेन हो या एक्वस स्टेट में हो। तो सबसे पहला तो फर्क हो गया फिजिकल स्टेट में। मेटेलिक कंडक्टर का फिजिकल स्टेट कुछ होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का फिजिकल स्टेट अलग होता है। तो यहाँ फिर भी एक मेटेलिक कंडक्टर से शुरू करते हैं, डील करते हैं। देखिए, मान ली कोई मेटेलिक कंडक्टर लिए, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, एल्युमिनियम, आयरन, कोई भी हो सकता है। इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये हायर पोटेंशियल पर है, ये बैटरी का हायर यानी पॉजिटिव टर्मिनल है ये, और ये क्या है निगेटिव टर्मिनल, तो ये है लोअर पोटेंशियल ये। ठीक, और ये है मेटेलिक कंडक्टर, ये बैटरी है। ठीक, तो क्या होता है, कैसे इसमें कंडक्शन होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ किधर से किधर। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, यानी यूनी डायरेक्शनल फ्लो है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया और इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो गया। और इसका कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम इधर से इधर मान लेते हैं, अपोजिट हायर टू लोअर पोटेंशियल, ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक, ये है कन्वेंशनल, यानी निगेटिव के डायरेक्शन का अपोजिट होता है करंट का, ऐसा कन्वेंशनल करंट माना जाता है कि इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक, यानी करंट का डायरेक्शन क्या है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसा ही कुछ इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइटिक में। तो सबसे पहला कि जान चुके हैं कि दोनों ही टाइप के कंडक्टर का फिजिकल स्टेट अलग अलग है। ठीक, फिजिकल स्टेट अलग अलग है। तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर लेंगे तो या तो ये एक्वस स्टेट में होगा या मोल्टेन स्टेट में होगा, यानी लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक, सॉलिड में तो होगा नहीं। इसमें भी हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे किसी एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा, प्लस और माइनस। ठीक, ऐसा किए। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, यानी ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है।
ठीक, इसे बहुत सारा डिसोसिएटेड आयंस है, कैटायन एंड एनायन दोनों ही होगा। मान लीजिए A प्लस है और B माइनस है, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होगा, ठीक। तो यहां तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हुआ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, और इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ये मीडियम है एक्सटर्नल सर्किट में भले होगा इलेक्ट्रॉन के कारण, लेकिन ये मीडियम में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो करंट का फ्लो होगा वो आयंस के कारण होगा, आयंस के कारण। इस बात को समझना है कैसे क्या होगा। तो सबसे पहला कि देखिए बात है कि प्लस जो है मूव करेगा माइनस की ओर, ये एनोड है, ये कैथोड है, माइनस की ओर। कैसे हुआ? तो और ये मूव करेगा माइनस प्लस की ओर। कैसे? माइनस ये प्लस है, स्वाभाविक है कि ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन दे करके, और ये माइनस था, यहां न्यूट्रल हो जाएगा, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन हुआ, और ये कन्वर्ट हो गया B यानी न्यूट्रल। अब यही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करके, यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो इधर हो गया, यानी सर्किट से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और यही इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हुए फिर आया, और यहां ये ट्रैप किया इलेक्ट्रॉन को, ये गेन किया, ये कैटायन इलेक्ट्रॉन का लिया था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं रिडक्शन, और फाइनली ये डिपॉजिटेड हो गया, इस पर जमा हो गया, यानी A यानी सॉलिड या कोई स्टेट, मान ली गैस में भी, यानी सॉल्यूशन से अलग हो चुका। तो इसमें जो है ड्राइविंग फोर्स तो जनरेट कर रहा है बैटरी, ठीक, जिसके कारण इस आयंस में, डिसोसिएटेड आयंस में फ्लो हो गया। और किस तरह से ये फ्लो हुआ, तो हमने कह सकते किस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ऐसा, ठीक, इस तरह से फ्लो हो रहा है। अब आयंस का फ्लो, तो आपका कैटायन का डायरेक्शन इधर है, कैटायंस इधर से इधर जा रहा है, यानी ये आपका एनोड है और ये है कैथोड है, ये एनोड है, कैथोड, ठीक। ये तो कैथोड की ओर कैटायन, और एनायन का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। अब सवाल है कि सॉल्यूशन में करंट का डायरेक्शन किधर होगा? सॉल्यूशन में करंट का डायरेक्शन किधर है? करंट का डायरेक्शन सॉल्यूशन में किधर? इधर के इधर। हाँ, एक्सटर्नल सर्किट में तो स्पष्ट है, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, तो करंट का डायरेक्शन है तो सॉल्यूशन में, ठीक है, बस उसी से रिलेटेड है, यह स्पष्ट। यहां हम क्या देखें कि जिस डायरेक्शन में नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट कन्वेंशनल करंट माना जाता है, ठीक। तो इसमें नेगेटिव है, यहां इलेक्ट्रॉन था, यहां एनायन है, तो इसके अपोजिट यानी करंट का डायरेक्शन इधर मानेंगे सॉल्यूशन में, यानी करंट का डायरेक्शन कैटायंस की ओर, करंट का डायरेक्शन कैटायंस की ओर या अपोजिट टू एनायन, ठीक, इस ढंग से। अब तो स्पष्ट बात है, तो सबसे पहला डिफरेंस हमें यही मिला कि मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, इसमें क्या होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। तो हम यहां लिख देते हैं सबसे पहला डिफरेंस, ठीक, यानी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू flow of electrons present in conduction band of metal, यानी मेटल के कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आगे जानेंगे कि जैसे मेटल्स होता है बहुत सारा ऑर्बिट होता है इसके एटम का,
ठीक। तो आप कोर ऑर्बिट, फिर वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल के जस्ट ऊपर एक और एनर्जी लेवल होता है, उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन उछल के जब जाता है कंडक्शन बैंड में Cb, तभी ही इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहां से आया है, तो मेटल के कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड से आता है, जो कि नहीं वैलेंस बैंड से जंप करके फिर गया है ये कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड ऑफ मेटल। इसमें क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ कैटायंस, दोनों होता है, कैटायन भी और एनायन भी, कैटायंस एंड एनायंस इन एक्वस और मोल्टेन स्टेट। यानी इसमें क्या होता है कि कैटायन और एनायन के कारण, जो कि एक्वस में या मोल्टेन स्टेट में भी हो सकता है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये हुआ। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि मेटेलिक कंडक्टर में कितनों ही आप इलेक्ट्रिकल फ्लो कराइए, इसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आता, कोई केमिकल चेंजिंग नहीं होता, और इसमें केमिकल चेंजिंग आ जाता है, ठीक ना। और भी यहां समझ लेंगे इस बात को, मेटेलिक कंडक्टर में मास का नेट फ्लो नहीं होता है और इसमें मास का नेट फ्लो होता है। तो ये सब भी बातों को डील कर लेते हैं, ठीक। तो अब सेकंड पॉइंट, पहला तो ये हो गया, अगला तो लिख देते हैं, नो नेट फ्लो ऑफ मास टेक्स प्लेस। और इसमें क्या देखेंगे, नेट फ्लो ऑफ मास टेक्स प्लेस, ठीक। बात है कि जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो इसके साथ मास का भी फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक। लेकिन हो रहा है कि इस एंड से जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मेटल के, फिर वापस यह टर्न घूम करके फिर पीछे से ये जा रहा है, तो नेट इसके मास में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। और कह देंगे कि मास का तो फ्लो हो रहा है लेकिन नेट फ्लो नहीं हो रहा है। अब इसमें देखें क्या कि कैटायंस है और एनायंस है, कैटायन है और एनायन है, ये देख रहे हैं। कैटायंस का भी अच्छा खासा मास होगा और एनायन का भी मास होगा, जो इसका एटॉमिक मास होगा वही लगभग कैटायन एनायन का मास होगा। अब ये मूव कर रहा है और ये एनोड की ओर आया तो सॉल्यूशन से बिल्कुल निकल करके ये अपना स्टेट बदल लिया, डिपॉजिट हो गया, यानी जो भी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर ये डिपॉजिट हो गया, रिलीज हो गया। अब ये यहां रिलीज हो गया इस पर, यानी सॉल्यूशन से हट गया। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल फ्लो आगे बढ़ते जाएगा समय के साथ, इसके अंदर कैटायन एनायन का कंसंट्रेशन घटते जाएगा, मास घटते जाएगा, क्योंकि ये सब डिपॉजिट हो रहा है। यानी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का समय के साथ, टाइम के साथ इसके मास में चेंजिंग होने लगेगा, और यही है यानी कम होने लगा, यानी नेट फ्लो ऑफ मास इसमें होता है। अगला देखें, नेक्स्ट अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल चेंजिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप कॉपर वायर लगाए थे, वायरिंग किए थे कॉपर का, और साल 2 साल के बाद वो सिल्वर में बदल गया, एल्युमिनियम में, ऐसा कुछ नहीं, कॉपर ही रहेगा, चाहे कितनों इलेक्ट्रिकल फ्लो कराइए, इस मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा, जबकि इसमें हो जाता है, ठीक। तो नो एनी केमिकल चेंजेस
टेक्स प्लेस। इट अंडरगो केमिकल चेंजेज। ठीक, तो ठीक है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर वापस आ गया और जैसे था वैसे रह गया। इसमें क्या है कि कैटायन एनायन मूव किया तो फिर वापस नहीं आया। दूसरा, ये कैटायन और एनायन के फॉर्म में था, ये एक कंपाउंड के फॉर्म में था, अब ये डिस्चार्ज हो चुका है रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर और इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल गया। जैसे यहां अगर हम मोल्टेन NaCl लेते, क्या लेते? मोल्टेन NaCl। ठीक, मोल्टेन NaCl, मान लीजिए Na प्लस और Cl माइनस मोल्टेन स्टेट में। अब क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या होता है कि यह प्योर सोडियम और प्योर क्लोरीन में डिसोसिएट करके अलग हो जाता है, यानी NaCl कन्वर्ट हो चुका है प्योर सोडियम मेटल और प्योर क्लोरीन में, यानी केमिकली चेंजिंग ये शो किया, केमिकल चेंजिंग में गया ये, जबकि यहां ऐसा कुछ होता नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट देखें क्या है। फोर्थ पॉइंट मिटा दें, हर एक पॉइंट को लिखते भी जाइएगा। फोर्थ पॉइंट डिफरेंस में, ठीक, इधर तो मेटालिक है, मेटालिक कंडक्टेंस, इधर क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक, वही बात। अब देखिए मेटालिक कंडक्टेंस, ये कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर के मेटालिक कंडक्टेंस निर्भर करता है, इसका कंडक्टिविटी निर्भर करता है। तो मेटालिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी मेटल जितना भी है सबके सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो वो किस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को एडॉप्ट करता है। ठीक, डेंसिटी, उस मेटल का डेंसिटी क्या है, एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मेटल। इतना बात, यानी मेटेलिक कंडक्टेंस, उसका जो कंडक्टिविटी है किन किन बात, यानी क्रिस्टल, यानी मेटेलिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, कैसे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एडॉप्ट कर रहा है, डेंसिटी क्या है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इस मेटेलिक एटम के पास। ठीक, अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये भी बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता है। ठीक, तो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कैसा इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, वीक लिए हैं कि स्ट्रॉन्ग लिए हैं। ठीक, फिर किस मीडियम में डालें, यानी सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का पोलरिटी क्या है, ज्यादा है कि कम है, हाईली पोलर है कि लेस पोलर, और भी बहुत सारा बात है। इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, तो इसको भी देखें। और भी इसके अलावा क्या क्या है, तो इसको एक फिगर के द्वारा समझाते हैं इसी टॉपिक में, इसी पॉइंट में। ठीक, और भी कौन कौन मेन फैक्टर है जिस पर कि डिपेंड्स करता है। जैसे देखिए, एक हम एनोड लिए हैं और दूसरा कैथोड लिए हैं। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, तो कैटायन एनायन डाले हैं, तो यानी यहां पर हम B माइनस और A प्लस लिखे हैं। ठीक, ये कैटायन है, ये एनायन है। ठीक,
तो देखिए ये तो मूव करना चाहेगा इधर एनोड की कैथोड की ओर, और ये मूव करना चाहेगा इधर एनोड, ठीक। लेकिन इसको इधर और इसको इधर जाने से कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है? ये दोनों के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन, क्योंकि इस पर भी तो प्लस और माइनस इंटरेक्शन होगा, ठीक। तो खुद के इंटरेक्शन जो है इसको रुकावट डालेगा, कैथोड एनोड पर जाने से रोकेगा। तो इसको कह देंगे इंटर आयोनिक इंटरेक्शन या सोल्यूट इंटरेक्शन। यानी पहला इंटर, कौन कौन सा फैक्टर है तो यहां और भी इसके अलावा देखेंगे, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, या इसी को सोल्यूट इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। सोल्यूट इंटरेक्शन, सोल्यूट इंटरेक्शन। फिर क्या है? सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी होता है और सोल्वेंट इंटरेक्शन भी होता है। क्या है कि मान लिए ये डिसोसिएटेड कैटायन एनायन है, ये मान लीजिए A प्लस है, अगर ये एक्वस मीडियम में है, वाटर है, तो वाटर भी पोलर है, और पोलर रहने के कारण क्या होगा कि वाटर के ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस होगा, हाइड्रोजन पर डेल प्लस होगा ही ऐसा। तो क्या है कि ये सराउंडेड हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है आयंस वाटर मॉलिक्यूल से, चारों तरफ से सराउंडेड हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेगा, यानी प्लस माइनस में इंटरेक्शन होगा। और जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा सॉल्वेंट और सोल्यूट यानी आयन और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, जितना इंटरेक्शन होगा ज्यादा से ज्यादा, रुकावट उतना ज्यादा होगा, उतना हैवी होगा, साइज उतना ज्यादा हो जाएगा, और जितना हैवी होगा उसका काइनेटिक नेचर कम होगा, यानी फ्लो कम होगा। तो ये क्या है कि कह सकते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये हो गया आपका सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ये सोल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट, इन दोनों के बीच में प्लस माइनस का इंटरेक्शन हुआ, जाने से रोक रहा है रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर। जिस तरह से कैटायन का हाइड्रेशन हुआ, एनायन का भी हाइड्रेशन होता है दोनों ही में। तो एक ये देखें, अब सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी होता है। सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मान लिया वाटर मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट लिए वाटर मॉलिक्यूल्स है, और ये पोलर ही है, डेल माइनस डेल प्लस, डेल प्लस, ठीक, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पोलर है। अब है कि ये सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, इसका विस्कोसिटी बढ़ेगा और वो आयन के फ्लो में उतना रुकावट पैदा करेगा। यानी कैटायन या एनायन कोई भी मूव करना चाहेगा, जैसे मान लीजिए कैटायन ही मूव करना चाह रहेगा कि जाएंगे ये, तो ये इंटरेक्शन जो है इसके बैरियर के काम करेगा, उधर जाने से ये रोकेगा। तो ये हो गया सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो यहां हम देखें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो फिर से एक बार देख लें कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए है कि वीक, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिस चीज में डिजोल्व किए है उसका पोलरिटी क्या है, फिर है इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, यानी आयन के बीच में जो इंटरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यह भी रोकेगा जाने से। फिर सोल्यूट सॉल्वेंट, यानी आयंस, यानी जो सोल्यूट से आया है, और ये वाटर यानी सॉल्वेंट के बीच में भी अगर इंटरेक्शन हो रहा है, और जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा रुकावट पैदा करेगा। फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के भी बीच में खुद का इंटरेक्शन होगा, ये भी इंटरेक्शन को इधर भी और उधर से इधर भी आने से रोकेगा। जितना ज्यादा इंटरेक्शन, विस्कोसिटी उतना ज्यादा रुकावट पैदा करेगा।
फिर आपका और भी फैक्टर है, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ये भी है। तो फिर इसके बाद आगे डील कर रहे हैं, तो मिटा रहे हैं, इसे लिख लेंगे। अब अगला नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर तो टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम होता है, ठीक, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस decreases with increase in temperature। यानी टेम्परेचर जितना ज्यादा मेटल का बढ़ेगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना कम होगा। क्यों? तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि इसके कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा होगा, इतना बढ़ गया कि वो हिंड्रेंस होने लगता है, एक दूसरे से ज्यादा कोलिजन टकराने लगता है और उसके फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है। लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। क्या है? इस केस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस increases with increase in temperature। क्यों? तो इस केस में तो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता नहीं, आयन के कारण होता है, वो भी किसी मीडियम, एक्वस मीडियम में है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, डिसोसिएशन आयन का उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा फ्री आयन मिलेगा, डिसोसिएटेड आयन मिलेगा। और टेम्परेचर जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, उतना कम से कम आयन आयन के बीच में इंटरेक्शन होगा, आयन सोल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन घट जाएगा और सोल्वेंट सोल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाएगा और अच्छे ढंग से वो फ्लो होगा। ठीक, तो ये रहा इंपॉर्टेंट बात जो कि खास ध्यान में रखना है। आगे इसका एप्लीकेशन में यूज भी है। अब इसके बाद हम जानेंगे रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, फिर ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे और फिर मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो कि अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू कर रहे हैं।